गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होगा और आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे। हम इसी उम्मीद के साथ नई वीडियो को लेकर के आए हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दृष्टि दोष। ठीक, मानव नेत्र में जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको कि हम लोग 3 भाग में बांटे थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नाम का जस्ट उल्टा हो रहा था। उसके कारण को देखे थे और उसके बाद उसके निवारण को देखे थे। उसके बाद देखे थे दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसके बाद हम लोग देखे थे जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों, जरा दृष्टि दोष में दोनों दिक्कतें आ जाती है, निकट दृष्टि दोष भी आ जाती है और दूर दृष्टि दोष भी आ जाती है। और उसको उसके निवारण के लिए हम लोग ना बायफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। उसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कहानी थी और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या नाम है भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल से जो हम ऊपर जाएंगे, मतलब पृथ्वी की सतह से जो हम अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, तो वायु का जो घनत्व है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में असमानता है। वायुमंडल में क्या है, असमानता है। मतलब कहीं पे धूलकण ज़्यादा है, गैस की मात्रा ज़्यादा है, फिर ऊपर जाते हैं तो गैस धूलकण कम होते जाती है, फिर और ऊपर जाते हैं तो और कम होती जाती है। और जब हम लोग सतह से बाहर की ओर अंतरिक्ष की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि निर्वात है। निर्वात इन द सेंस कि वहाँ पे वायु क्या है, नहीं है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपना जो वायुमंडल है उसमें क्या है, असमानता है। तो सूर्य की किरणें जब वायुमंडल पे आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर तो निर्वात है, मतलब वहाँ पे तो हवा नहीं है। और निर्वात से वो कहाँ पे आ रही है, वायुमंडल में आ रही है, मतलब ऐसी माध्यम में आ रही है जहाँ पे हवा है, धूलकण है, गैस है, मतलब अलग अलग माध्यम से। तो आप लोग भी दिमाग लगा के थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें वैसी माध्यम जहाँ पे हवा भी नहीं है वहाँ से चल के वायुमंडल में आ रही है, मतलब वैसी माध्यम में आ रही है जहाँ पे हवा है, वायु है, गैस है, तो प्रकाश का कौन सा घटना होगा। तो तुरंत में बोलिएगा सर यहाँ तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें अर्थात सूर्य की किरणें एक माध्यम से चल करके दूसरे प्रकार की माध्यम में आ रही है। तो यहाँ पे 100% क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि सूर्य की किरणें वैसी माध्यम से चल करके आ रही है जहाँ पे प्रकाश, जहाँ पे वायुमंडल नहीं है, जहाँ पे वायु नहीं है, जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ से चल करके प्रकाश वैसी माध्यम में आ रही है जहाँ पे वायु है। तो मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रकाश की कौन सी घटना होगी, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो उसी अपवर्तन के कारण हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परिवर्तन देखने को मिलती है, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग उसको किस प्रकार से देखते हैं, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला वायुमंडलीय अपवर्तन का मेन कारण है तारों का टिमटिमाना। किसका टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तो ये जनरल कंपटीशन के एग्जाम में या आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, या 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि आकाश में तारे प्रकाश की किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं। तो बोलिएगा किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो क्यों, बता दिए अभी, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, असमानता है। और वायुमंडल में असमानता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे प्रकार के माध्यम में जाएगी, 100% अपवर्तन होगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। और अपने रास्ते से जैसे जैसे विचलित होगी, जिस प्रकार से प्रकाश जाती है उसी प्रकार से हमको तारा क्या होता है, दिखाई देता है ना बच्चों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश की किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो बोलिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वायुमंडल में असमानता के कारण, वायुमंडल में असमानता के कारण
असमानता के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि प्रकाश तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। अगला है सूर्योदय तथा सूर्यास्त का आभासी समय। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मतलब हम समझाते हैं। जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, देखते हैं क्या कि सूर्य तो नहीं दिख रहा है, परंतु सूर्य की लालिमा क्या हो रही है? दिख रही है। मतलब सूर्य अभी तक निकला नहीं है, परंतु सूर्य की लालिमा क्या हो रही है? दिख रही है। ये सूर्योदय का समय है। सूर्यास्त का समय क्या होता है कि सूर्य डूब जाती है, लेकिन फिर भी हमको उसकी लालिमा क्या होती है? नज़र आते रहती है। हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी सूर्य तो डूब गया है, लेकिन उसकी लालिमा क्या है? दिख रही है। मतलब कहने का ये है कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का प्रतीत होना, वो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो वो भी होता है प्रकाश की किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सूर्योदय से पहले सूर्य का प्रतीत होना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का क्या होना? दिखना। ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ठीक है बच्चों, तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त का आभासी समय किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो इसी अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का हो जाता है कि नहीं है? इसी अपवर्तन के कारण, इसी अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर 4 मिनट का हो जाता है। 4 मिनट का होता है। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर कितना होता है? तो कितने मिनट का होता है भाई? 4 मिनट का होता है। ठीक, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी प्रतीत होना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सब चीज़ें इसी में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही पूछता है। ठीक, अगला इसी प्रकाश के अपवर्तन से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। आप लोगों से ये भी पूछ देता है 2 मार्क में कि तारे तो टिमटिमाते हैं, परंतु चंद्रमा और अन्य ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ठीक है बच्चों, लॉजिकली क्वेश्चन है। तारे तो टिमटिमाते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसके बारे में सोचिए, तब तक छापिए, हम बोर्ड को इरेज करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तारे तो टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? ठीक है बच्चों, देखते हैं, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यदि हम लोग तारों और ग्रह तथा चंद्रमा की तुलना करें तो तारे क्या है? ग्रह और चंद्रमा से बहुत ही अधिक क्या है? दूर है। ठीक, जिसके कारण उसका आकार कैसा प्रतीत होता है? बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। यदि जब हम चंद्रमा और ग्रह को देखते हैं तो वो तो तारे की कंपेयर में बहुत ही पृथ्वी के क्या है? नज़दीक है, तो वो हमको बड़ा आकार में दिखाई देता है ना बच्चों। तो होता क्या है, इसका आकार तो बड़ा हो गया, तो उससे आती किरणों का विचलन क्या होगा? हमको बहुत ही कम प्रतीत होगा। इसीलिए वो वहाँ विचलन होती है, प्रकाश की विचलन होती है,
लेकिन वहाँ पे विस्तृत क्षेत्र होने के कारण, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होने के कारण उसका विचलन कम प्रतीत होता है, इसीलिए वो ज़्यादा टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होती है। समझ में आ गया ना। और तारे क्या है, बहुत ही दूर हैं, दूर होने के कारण उसका आकार हमको कैसा प्रतीत होता है, छोटा प्रतीत। वो छोटा नहीं है लेकिन हमको आकार उसका कैसा प्रतीत होता है, छोटा प्रतीत होता है। छोटे आकार प्रतीत होने के कारण वहाँ पे प्रकाश का विचलन क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। प्रकाश का विचलन बहुत अधिक होने के कारण वो कैसा प्रतीत होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन ग्रह और चंद्रमा पृथ्वी के क्या है, बहुत ही नज़दीक है। नज़दीक होने के कारण इसका आकार हमको बड़ा दिखता है। आकार बड़ा दिखने के कारण इस पे जो प्रकाश का विचलन होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये टिमटिमाती हुई प्रतीत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो उन सभी कारणों को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, है कि नहीं। तारे की तुलना में, उत्तर दे करके लिखेगा, तारे की तुलना में, तारों की तुलना में, तारों की तुलना में, ठीक ना, पृथ्वी से चंद्रमा तथा ग्रह की दूरी, चंद्रमा तथा ग्रह की दूरी कम है, जिस कारण इसका आकार बड़ा विस्तृत पिंड, बड़ा विस्तृत पिंड प्रतीत होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। बड़े आकार के कारण या विस्तृत पिंड होने के कारण या विस्तृत क्षेत्र होने के कारण, विस्तृत पिंड होने के कारण इनसे आ रही प्रकाश का विचलन कम होता है, प्रकाश का विचलन कम होता है, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते हैं, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते हैं, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि तारे तो टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है। तो आप लोग पहला कारण बोलिएगा, किसके कारण, दूरी ज़्यादा होने के कारण। तारों का दूरी ज़्यादा है, ग्रह और चंद्रमा की दूरी क्या है, कम है। फिर उसमें और पॉइंट ऐड करना हो तो बोल दीजिएगा कि दूरी के कारण उसका आकार छोटा प्रतीत होता है, चंद्रमा तथा ग्रह का आकार कम प्रतीत होता है, और आकार ज़्यादा बड़ा होने के कारण प्रकाश का विचलन क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किधर की ओर बढ़ते हैं भाई, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग इसको छापिए, बोर्ड को इरेज करते हैं। भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। अंग्रेजी होता है इसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो होता क्या है, पहले तो ये देखिए कि श्वेत प्रकाश क्या होता है। एक वर्ड इसमें आएगा, श्वेत प्रकाश। तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। सूर्य की जो किरणें होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं, ठीक। और श्वेत प्रकाश में ना 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। मतलब वो 7 रंगों के संयोग से मिलकर, मतलब 7 रंगों एक साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। तो हम बोल सकते हैं
कि सूरज की किरणें में कितने रंग हैं, 7 रंग हैं, ठीक है ना। तो ये एक घटना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग है उस 7 रंगों को अलग अलग रूप में क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं परिभाषा में कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना या विभक्त होने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। कहिएगा सर समझ में नहीं आया, तो सबसे मस्त एग्जाम्पल है, अब तो बारिश का मौसम है ही अभी, तो आपको कभी ना कभी इंद्रधनुष देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो वो जो इंद्रधनुष है, वो इंद्रधनुष का बनना या जो इंद्रधनुष बनता है वो किस घटना के कारण बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं, बारिश की बूंद आती है, ठीक है ना, बारिश की बूंद जो ही पड़ती है और एक साइड सूरज की रोशनी निकलती है, तो वो बारिश की बूंद में ना श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाए, 7 रंगों में विभक्त होकर के एक पट्टी का निर्माण कर लेती है कि नहीं है, जिसके कारण क्या प्रतीत होता है, इंद्रधनुष प्रतीत होता है, ठीक है भाई। तो वो किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। तो अब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ गया होगा, बाकी रे डायग्राम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम क्या किया, हमने एक प्रिज्म ले लिए, हम क्या ले लिए, एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एक पारदर्शी 3 ओर से घिरा हुआ सतह होता है, मतलब शीशा का ये बना हुआ क्या है, एक मान लीजिए त्रिभुज है शीशा का, मतलब जिसको इधर से उधर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रिज्म। मान लीजिए ये क्या है, प्रिज्म, ठीक है ना। हम ना इस पे श्वेत प्रकाश को आपतित करवाएं, किसको आपतित करवाएं, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या किया, आपतित करवाएं। श्वेत प्रकाश को जो ही आपतित करवाएं तो इससे अपवर्तन के बाद ये कितने भागों में विभक्त हो गई, 7 भाग में। कितने भाग में विभक्त हो गई, 7 भाग, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना भाई। मतलब ये थी श्वेत प्रकाश, लेकिन जो ही हम इसको प्रिज्म से गुजारे ना, ये कितने भागों में विभक्त हो गई, एक यहाँ पर हम पट्टी रख दिए, कपड़ा रख दिए, पर्दा रख दिए, 7 भागों में विभक्त हो गई। इसी को हम लोग क्या बोल दिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इसका नाम हो जाता है विबजियोर। क्या नाम हो जाता है, विबजियोर, है कि नहीं। इसका मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, है कि नहीं है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक। वायलेट का मतलब होता है बैगनी कलर, वायलेट का मतलब कौन सा कलर, बैगनी कलर। इंडिगो का मतलब कौन सा कलर, जामुनी कलर। अब बाकी तो आपको सब कुछ पता ही होगा। ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, फलना चिलना ढकना, है कि नहीं है। तो क्या हुआ, अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई कि श्वेत प्रकाश थी, प्रिज्म से होकर के गुजारे, तो ये कितने रंग में विभक्त हो गई, 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहने का ये मतलब हुआ, श्वेत प्रकाश का परिभाषा अब हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं है परिभाषा। श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से गुजरा, 7 रंग में विभक्त हो गया, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, वर्ण विक्षेपण, ठीक।
तो अब ये देखिए 7 रंग एक पट्टी पे आया है ना, मतलब एक पर्दा पे आया है ना, तो इस 7 रंग की पट्टी को हम लोग बोलते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं इसको? वर्णपट, स्पेक्ट्रम। क्या नाम है इसका? स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो आपसे यदि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछा जाए तो आप परिभाषा दीजिएगा, ये रे डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद वर्णपट लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा? वर्णपट। तो वर्णपट क्या होता है देखिएगा, 7 रंगों की पट्टी को, 7 रंगों की पट्टी को, 7 रंगों की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। 7 रंगों की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं वर्णपट की विशेषताएं देखते हैं। वर्णपट की क्या देखते हैं? विशेषता। पहले सुन लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे वर्णपट की क्या विशेषता होती है। ध्यान से देखिए, वर्णपट पे जो कलर्स का सीक्वेंस होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग याद करते हैं। नीचे से कैसे? इसको बोलते हैं विबजियोर। क्या बोलते हैं? विबजियोर। विबजियोर मतलब वी फॉर वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें। आप देखिएगा श्वेत प्रकाश से 7 रंग निकला, तो सबसे अधिक कौन सा प्रकाश मुड़ा है? तो कहिएगा सर सबसे अधिक बैगनी मुड़ा है। सबसे अधिक क्या मुड़ा है? बैगनी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विचलन किस प्रकाश का, किस रंग के प्रकाश का होता है? तो किसका होता है? बैगनी का। ठीक है ना। पूछा जाएगा कि सबसे कम विचलन किसका हुआ है? तो कहिएगा लाल का, रेड का। है कि नहीं है? तो कहने का ये मतलब है कि जो प्रकाश सबसे ऊपर है उसका विचलन सबसे कम है, और जो प्रकाश सबसे नीचे है उसका विचलन सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक विचलन किसका? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। ठीक है ना। अब आपसे ये पूछे कि इसमें तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है? हम लोग तो बचपन से देखते आए, पढ़ते आए हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। जिस कारण कि हम लोग इसका खतरों के निशान में उपयोग करते हैं ना। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? लाल का। तो अब वहाँ से एक और कंसेप्ट आता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ से 3-4 विशेषताएं आ गई। सारी विशेषताओं को हम लोग लिख लेते हैं। है कि नहीं है? यहाँ पे पहला विशेषता क्या लिखते हैं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चा? है कि नहीं? तो अब गुण नंबर दूसरा लिखते हैं, हम ऊपर से मिटा करके लिख देते हैं। है कि नहीं? आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बीच में ही कभी लिख लीजिएगा। दूसरा गुण लिखते हैं। दूसरा गुण क्या है? दूसरा, बैगनी रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद है आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्णपट और किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो इसी बात के साथ हम लोग एक नए कन्फ्यूजन
क्रिएट होने वाले टॉपिक पे चलते हैं, है कि नहीं है, इसी से रिलेटेड है। ध्यान से सुने, अब स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ तो अब सुने, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, वैज्ञानिक ने इसका प्रैक्टिकल करा, है कि नहीं। श्वेत प्रकाश लिया, किसने करा, तो न्यूटन ने करा था, है कि नहीं। ये जो 7 रंग कई जो पट्टी का निर्माण है किसने करा था, न्यूटन ने करा था, है कि नहीं। सर्वप्रथम न्यूटन ने ही वर्णपट को प्राप्त किया था। तो लिख लीजिए यहाँ पे, सर्वप्रथम न्यूटन ने, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन सुन सुन के आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। सर्वप्रथम न्यूटन ने वर्णपट प्राप्त किया था, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, जब ये प्रैक्टिकल होने लगा वैज्ञानिक के द्वारा, तो उन्होंने क्या करा, श्वेत प्रकाश लिया, है कि नहीं। श्वेत प्रकाश किधर से गुजारा, प्रिज्म से गुजारा। तो कितने भाग में विभक्त हुआ, 7 भाग में। अब यहाँ पे वैज्ञानिक को हो गया कन्फ्यूजन, ठीक है ना। वैज्ञानिक को हो गया कन्फ्यूजन कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरी ना, तब कितने भागों में विभक्त हो गई, 7 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7, कितने भागों में विभक्त हो गई, 7 भागों में। अब वो ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, ये एक प्रकाश थी, बट गई कितने भाग प्रकाश में, 7 प्रकाश में। अब ये 7 प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, वो प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न किया गया कि श्वेत प्रकाश के द्वारा उत्पन्न किया गया। अब वैज्ञानिक के बीच कन्फ्यूजन कि ये जो 7 रंग है, ये 7 रंग प्रिज्म में है कि ये 7 रंग श्वेत प्रकाश में है। अब इसको कौन प्रूफ करेगा, हम कैसे बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग है। बिना प्रैक्टिकल का हम कैसे बोल दें कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं, 7 रंग हैं, और जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो कितने भागों में विभक्त हो जाती है, 7 भागों में। वैज्ञानिकों में इस बात का कन्फ्यूजन हो गया। आप जो यहाँ पे 7 रंग दिखा रहे हैं, ये 7 रंग किसका है, श्वेत प्रकाश का ये 7 रंग है कि प्रिज्म का ये 7 रंग है कि नहीं है। बात तो सही है। अब तो वैज्ञानिक को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, श्वेत प्रकाश में ही कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। प्रिज्म के पास अपना कोई रंग क्या है, नहीं है। इस बात को तो सिद्ध करना होगा। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 2 प्रिज्म का उपयोग करा। कितने प्रिज्म का उपयोग करा, 2 प्रिज्म का, है कि नहीं। तो हम उसी पॉइंट्स को अभी देखने वाले हैं कि 7 रंग प्रिज्म में नहीं होता है, 7 रंग किस में होता है, श्वेत प्रकाश में होता है। उसी के एग्जाम्पल को, उसी के प्रैक्टिकल को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। आप लोग तब तक नोट्स बनाइए, हम बोर्ड को इरेज करते हैं। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण। लिखते हैं श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, है कि नहीं। उम्मीद है कि स्पेलिंग सही होगा, है कि नहीं। पुनर्निर्माण, ठीक है बच्चों। देखिए क्या होता है, वैज्ञानिक ने क्या करा, 2 प्रिज्म लिया, एक सीधा प्रिज्म लिया और एक उल्टा प्रिज्म लिया। एक सीधा लिया और एक क्या लिया, उल्टा लिया, ठीक है भाई। उन्होंने क्या करा, श्वेत प्रकाश को भेजा, तो यहाँ से कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई और वर्ण विक्षेपण हुआ। और क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण हुआ, ठीक है ना। और वर्ण विक्षेपण होकर के इस तरीके से होते गया। यहाँ से एक और किरण ले लेते हैं, है कि नहीं। और अपवर्तन की क्रिया मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। तो जब हम 2 प्रिज्म लिए ना उल्टा, तो देख रहे हैं कि 2 बार वर्ण विक्षेपण की क्रिया हुई और फाइनली हमको क्या प्राप्त हो गया, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, श्वेत प्रकाश। क्या प्राप्त हो गया, श्वेत प्रकाश, ठीक है ना। तो हुआ क्या, यहाँ से हम श्वेत प्रकाश लिए, क्या लिए, श्वेत प्रकाश, ठीक। एक प्रिज्म लगाएं और ये प्रिज्म ने क्या करा, 7 रंगों में विभक्त कर दिया। यहाँ पे 7 रंग है, 2 ही लेकर के हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। 7 रंग में विभक्त कर दिया और पुनः एक हम दूसरा प्रिज्म लिए 2, उसको उल्टा के रख दिए। उन्होंने क्या करा
कि ये जो 7 रंग में विभक्त हो गया था उसको फिर से क्या करा, सब ऐड करके पुनः क्या निकाल दिया, श्वेत प्रकाश निकाल दिया, है कि नहीं है। तो इससे यह बात सिद्ध हो गया कि प्रिज्म में रंग क्या होता है, नहीं होता है। प्रिज्म केवल श्वेत प्रकाश में जो रंग होता है उसको अलग कर देता है, एक तो अलग कर दिया, लेकिन जो ही दूसरा प्रिज्म उल्टा दिया तो उन्होंने सातों प्रकाश को क्या कर दिया, फिर से जोड़ करके क्या बना दिया, श्वेत प्रकाश बना दिया। तो इससे यह बात सिद्ध हो गया कि प्रिज्म में रंग नहीं होता है, प्रिज्म में 7 रंग नहीं होता है, वो 7 रंग किस में होता है, श्वेत प्रकाश में होता है, ठीक है ना। बस इसी प्रैक्टिकल से पता चल गया कि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग होती है, प्रिज्म में 7 रंग नहीं होती है। समझ में आ गया बच्चों। यदि प्रिज्म में रंग होता तो 7 के बाद फिर से यहाँ पे 7 दूना 14, मतलब और रंग वाली प्रकाश से निकलती, लेकिन और निकली क्या, नहीं निकली। उन्होंने तो ऐड करके क्या बना दिया, श्वेत प्रकाश ही बना दिया, ठीक। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाता है कि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग होता है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है कि नहीं। आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, विद्युत धारा। क्या चालू करेंगे, विद्युत धारा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर रहे होंगे, है कि नहीं। आप लोग नोट्स को अच्छे से बनाइए और बार बार उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।